नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेएस इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका विक्रम सर सामाजिक विज्ञान का विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हम 8 क्लास शुरू कर चुके हैं, 10 क्लास शुरू कर चुके हैं, आज बारी है 9th क्लास की, जो इतने समय से आपके लिए स्टार्ट नहीं की गई थी। कारण था कि पहले कुछ वीडियो बन चुके थे, लेकिन इस साल हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा 9th क्लास में एनसीईआरटी की बुक्स लागू कर दी गई है, जिसके कारण वह बुक्स ही अब आज इस साल आपके सिलेबस में जोड़े गए। तो वह बुक्स देखी हमने और अब आपके लिए सामने लेकर आ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक्स के ही सारे टॉपिक्स। आपके लिए जो सामाजिक विज्ञान एसएसटी की जो बुक्स हैं वो 4 प्रकार की बुक्स हैं, जिसमें एक हिस्ट्री, एक पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिक्स और एक जियोग्राफी। 4 बुक्स रहेगी आपकी 9th क्लास में। चारों अलग अलग बुक्स हैं और चारों बुक्स ही आपको जो भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है उसमें अवेलेबल है। तो अगर आपने बुक्स नहीं खरीदी है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अगर आप उसको ले सकते हैं, खरीद सकते हैं तो जल्द से जल्द खरीदें। अगर नहीं भी खरीद पाते हैं तो ये जेएससी इंस्टीट्यूट आपके लिए सारा मैटर प्रोवाइड करवाएगा। आपके लिए मैटर पूरा तैयार है। आपकी जो इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ है जो है वो आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी या आपके इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। यहाँ पर मैं आपको आज जो शुरू कराने चाह रहा हूँ वह है पॉलिटिकल, जो बुक से आपकी सिविक्स उस का एक चैप्टर है जो शुरू करने जा रहा हूँ। तो बुक्स है तो बहुत बढ़िया बात है, जिससे क्या है कि मैं जो चैप्टर आपको मैटर कराऊंगा वह आप उसी समय रिवीजन कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं है तो भी आपको कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जेएससी इंस्टीट्यूट आपकी शिक्षा के लिए आपके लिए हरदम तैयार है। तो आज हम शुरू करते हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स के चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लोकतांत्रिक अधिकार, डेमोक्रेटिक राइट्स, जो कि पार्ट है पॉलिटिकल बुक्स का, सिविक्स बुक्स का। ठीक है, तो उसी टॉपिक से हम पढ़ रहे हैं जो आपकी 3rd नंबर बुक्स है उसमें से। देखो, लोकतांत्रिक अधिकार, जैसे कि चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। राजनीति में पहले जैसे राजा महाराजों का राज हुआ करता था, राजा का जो पुत्र होता था, आगे जो वंश होता था वही शासन करता था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। लेकिन जब हमारे यहाँ देश आजाद हुआ तब ये अपनाया गया कि अब जो राजाओं का राज है वो समाप्त कर दिया जाए और एक स्वतंत्र पार्टी जो जनता के हित के बारे में काम करे। लोकतांत्रिक मतलब लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो काम किया जाए, जो शासन सरकार चलाती है उसे ही कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार। अपने भारत में यही व्यवस्था अभी भी लागू है। हम जनता है वो अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उनको चुनते हैं, जैसे हमारे अभी जैसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने हमने ही उनको चुना है, वो हमारे द्वारा ही चुने गए हैं और हम जब चाहे तब हमारे एकजुट होकर उनको हटा भी सकते हैं। ये सारा अधिकार मतलब कहने का जनता के पास है। ये हमारा एक प्रकार से अधिकार है कि हम उसको चुने जो सही है, सच में जो हमारे हितों के लिए सोचे, हमारे हितों के लिए काम करे। तो भारत में भी, इंडिया में जो सरकार चल रही है वो लोकतांत्रिक सरकार है। तो इसी बुक में आगे भी कुछ चैप्टर आएंगे, किस प्रकार से सरकार बनती है, किस प्रकार से सरकार क्या क्या काम करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन एक बार जो हम 8th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं उसी टॉपिक को उठाया जो आपके चैप्टर पहले भी रह चुका है, जिससे क्या हो आप इसके मैटर के कुछ हैबिचुअल हो जाए। किस प्रकार से सरकार बनती है, संसद बनती है, क्या सिस्टम होता है, वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले एक इजी टॉपिक लेते हैं जिससे क्या आप इसके हैबिचुअल हो, आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाए, आपकी पढ़ाई शुरू हो जाए। तो हम बात करते हैं लोकतांत्रिक अधिकार। अधिकार मतलब जिसका करने को हमारा पूरा अधिकार है, जो हम कर सकते हैं, जिसके लिए हम स्वतंत्र हैं, फ्रीडम है हमारे लिए। कहने का मतलब जैसे
कोई भी सरकार काम कर रही है तो उसको अधिकार दिए गए हैं कि आपको ये काम करने हैं, आपको ये काम करने हैं। उसी प्रकार हमको भी अधिकार दिए कि हम ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। लेकिन सबको अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उसका कोई ना कोई नियम होता है और नियमों का हमेशा किसी को भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उनको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप उस अधिकार से बाहर चले जाते हो तब आप पर क्या होती है, कार्यवाही होती है। तो नियम को ध्यान रखते हुए हमें अपने अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए। हर किसी के कर्तव्य होते हैं, ड्यूटीज होती है कि हमें अच्छे से पता है कि हमारे जैसे नियम है, हमारे कर्तव्य है माता पिता के चरण स्पर्श करना, उनकी आज्ञाओं को मानना, और हमारा जो अधिकार है कि हमें शिक्षा पाने का अधिकार है, हमें कुछ भी कहने का अधिकार है, ये सब हमारे क्या है, अधिकार है। उसी प्रकार हमारी सरकार के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनको मौलिक अधिकार कहते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इनमें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अधिकार क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का यूज नहीं करेगा तो वह व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाएगा। इसी कड़ी में कि कहां कहां क्या जरूरत पड़ी कि मौलिक अधिकार को अपने इतिहास में, अपने जो संसद है, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसमें जगह दी गई, क्या वजह रही, तो इसके कुछ उदाहरण दिए गए जिससे हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हमें क्या हमारे अधिकार है और क्या हमें लिए उसको अपनाने चाहिए, क्या वह हमारे लिए फायदेमंद है, हमारी जिंदगी में हमारे लिए जरूरी है। तो उसी का एक उदाहरण है, दो उदाहरण दिए गए हैं अपनी बुक्स में, दोनों उदाहरणों को अच्छी तरीके से समझेंगे क्योंकि यह जड़ है, कह सकते हैं इस टॉपिक की जड़, और जो नींव जिसको कहते हैं, नींव और जड़ पर काम करते हैं तो घर और पेड़ पौधा वो अच्छी तरीके से पनपता है या बनता है, लंबे समय तक रहता है। तो उसी प्रकार इन उदाहरण को समझेंगे तो हम अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि हमें अधिकारों की क्या आवश्यकता है। तो पहला जो उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, वह इस प्रकार से है। ग्वांतानामो बे जेल एक जेल का नाम है, ठीक है, उसका नाम है। अमेरिकी फौज ने दुनिया भर से लगभग 600 लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया। क्या किया? दुनिया भर से लगभग 600 लोगों को पकड़कर इस जेल में डाल दिया, ठीक है। किसने? अमेरिका ने। किसी को भी पकड़ के डाल दिया। वैसे सुनने में लग रहा है कि गलत है, आगे बढ़ते हैं क्या होता है। क्यूबा के निकट इस टापू पर नौसेना का कब्जा है। अमेरिका ने जो जेल बनाया वो एकदम अलग समुद्र के किनारे एक टापू पर है ना, वहां पर बना के रखा है जहां पर किसी की भी आवाज आवी ना हो। सारे मतलब जो जेल है वो सबसे अलग है, दूर है, कोई वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता। अमेरिका का कहना है कि 11 सितंबर 2001 में जो हमला हुआ इनसे इन लोगों का संबंध है। अमेरिका कहना चाह रही है कि जो 600 लोग हमने पकड़े हैं, जिनको हमने जेल में डाला है, वह जितने भी लोग हैं, वह जो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर एक हमला हुआ था। आपको याद है या नहीं, फिर भी मेरे बताना मेरा कर्तव्य है। ओसामा बिन लादेन, नाम नहीं सुना तो इसके बारे में बता देता हूं, जिन्हें एक आतंकवादी संगठन का नाम ले लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उस व्यक्ति ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर आक्रमण किया, हवाई जहाज से वहां पर आक्रमण किया, जहां पर लगभग कहते हैं 2700 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। अमेरिका जैसे विश्व शक्ति देश पर इस प्रकार से आक्रमण ने पूरे अमेरिका को हिला दिया, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता वहां पर आक्रमण किया, कहने का मतलब शेर के मुंह में हाथ डाला, इतना बड़ा साहसी काम। इससे क्या हुआ, अमेरिका की जो सुरक्षा थी उस पर सवाल निशान उठे। तब अमेरिका ने ऐसा किया कि इन 600 लोगों को पकड़ा, किसी को भी पकड़ के लेके चले गए। जो काम किया, जिस व्यक्ति ने किया, उसको नहीं पकड़ पाए, लेकिन एक अलग ही लोगों को एक शक के संदेह के आधार पर उनको पकड़ लिया। उससे उनके लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ता है? पड़ते अनस ये व्यक्ति है, बच्चा है, के पिता जमीन उल बन्ना को भी इसी जेल में डाल दिया और किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं। कहने को
एक निर्दोष व्यक्ति जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा है, अचानक उसके घर आकर उसके पिता को पकड़ कर ले जाते हैं। सोचो उस घर पर क्या बीत रही होगी। उसी प्रकार अनस है उसके पिता जमीन उल बन्ना को भी इन 600 व्यक्तियों में पकड़कर अपने साथ इस जेल में लेके चले। जिस व्यक्ति ने कोई गुनाह नहीं किया, जिस व्यक्ति ने कोई किसी को ठेस नहीं पहुंचाई है, उस व्यक्ति को अगर आप पकड़कर उस जेल में ले जाएंगे जहां पर किसी को मिलने की भी इजाजत नहीं है, किसी भी व्यक्ति को, तो उससे कांटेक्ट कैसे करें? कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही किसी को उठा कर ले जाएंगे तो उसकी जिंदगी तहस नहस हो गई। हम सोच भी नहीं सकते। कहते हैं अंधकार के बादल ऐसे ही आ गए, तो जो आपातकालीन स्थिति थी वह हो गई उस परिवार में। गिरफ्तार लोगों की सूचना देश को नहीं दी, जहां से उनको पकड़ के लाए थे उस देश को भी नहीं बताया कि आपके यहां से हमने व्यक्ति को पकड़ के अपनी जेल में डाल दिया। क्या पता चलेगा उनके परिवार को कि वो व्यक्ति लापता हो गया या उसकी मृत्यु हो गई? कुछ भी हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन तो मिले तब पता चले। ये भी नहीं, परिवार वालों को भी अखबारों से पता चला, न्यूज़पेपर, मीडिया। कहते हैं सरकार का चौथा स्तंभ, फोर्थ जो पिलर है वह होता है मीडिया। उसी के द्वारा पता चला कि उनका जो पिता है वह किसी न किसी जेल में अमेरिका के यहाँ कैद है। ना कोई जज के सामने सुनवाई हुई, न ही किसी को कोई वकील। अब देखो जेल में क्या होता है, उनके लिए ना कोई अलग से वकील रखा गया जो उनकी बात कह सके कोर्ट में। कोर्ट तो दूर की बात, कोर्ट में कोई जज भी उनकी केस की सुनवाई के लिए नहीं है। कहने का मतलब सीधा का सीधा मतलब ये हुआ कि अमेरिका सरकार ने पकड़ा और मनमानी करने लगा। जैसे उन पे ही आरोप सिद्ध कर रहे हैं कि यही व्यक्ति थे जिन्होंने उस हमले में हाथ दिया, उनका साथ दिया। एक प्रकार से देखें तो ये सरासर गलत है, एक अत्याचार है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सूचना इकट्ठी की। जब इस तरह की हरकतें हुई, एक प्रकार से कहते तो अपनी मनमानी चली, तब एक कंपनी है, संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन्होंने इसके बारे में सूचना इकट्ठी की। किसके बारे में? इस जेल के बारे में, कि आखिर जेल करना क्या चाह रहा है, किस प्रकार से लोगों को पकड़ के लेके चला गया, क्या करना चाह रहा है, क्या सिद्ध करना चाहता है अमेरिका। इसने आवाज उठाई, कैदियों को यातनाएं दी जाती है। वहां पर आपकी बुक में बताया गया है, एक्चुअल में जब कैदियों को पकड़ के लेके गए तब कैदी ने जब उनकी कोई बात सुनने को नहीं रहा तब उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। जब भूख हड़ताल की तो वहां के जो भी पुलिस वाले थे, अधिकारी थे, उन्होंने जबरदस्ती उनकी भूख हड़ताल तोड़ानी चाहिए, उनको जबरदस्ती खाना खिलाया, नलकियों से उनके नाक में, मुंह में, कैसे भी करके उनसे जबरदस्ती भूख हड़ताल को तोड़वाया। इस प्रकार की यातनाएं जिनको हम सुन नहीं सकते, देखना तो दूर की बात है, तो वो प्रकार की यातनाएं उनको दी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने जेल को बंद कराने के आदेश दिए। इसके बाद में अमेरिका सरकार पर दबाव बढ़ा। बड़े बड़े संगठन जो कि है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, उनके भी महासचिव ने कहा कि ये सच में ये जेल है वो आप सबके लिए लायक नहीं है, काम की नहीं है। तो ये सुधार से पता चलता है कि किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल देना, ये उसके अधिकारों का क्या है, पूर्णतया गलत यूज है। इस उदाहरण से पता चला कि हाँ, उस व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए अपनी स्वतंत्रता का, क्योंकि वह निर्दोष है। तो आज हमें पता चला कि अधिकारों का यूज कहाँ होना चाहिए और किस जगह होना चाहिए। आगे भी हम नेक्स्ट एक उदाहरण से और समझेंगे कि किस प्रकार से अधिकार है। मेरे हिसाब से आप इस उदाहरण से काफी हद तक समझ चुके हैं कि अधिकारों का यूज, राइट्स का यूज हमें कहाँ करना चाहिए। तो आज से आपकी नेक्स्ट क्लास शुरू हो चुकी है, आगे भी वीडियो आते रहेंगे। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।